हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर। एक तारा भाग 3 जो कि कक्षा 5 के लिए गणित की पाठ्य पुस्तक है। आज हम उसका लास्ट जो हमने सीखा और समझा फोर्थ यानी भाग संख्या 4 हमने सीखा और समझा भाग 4 को हल करवाने वाले हैं। हमने पूरी किताब हल करके आपके चैनल पर डाल दी है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज हम हल कर लेते हैं इसको। हमने सीखा और समझा 4। देखते हैं पहला सवाल। अगर एक आयत की लंबाई 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप कितने सेंटीमीटर होगा। तो बच्चों जानते हैं हम आयत का परिमाप जो होता है उसका सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई कोष्टक के अंदर। तो बराबर करेंगे 2 गुणा लंबाई की जगह 6 लिख देंगे, चौड़ाई की जगह 4 लिख देंगे, कोष्टक बंद कर देंगे सेंटीमीटर। कोष्टक के अंदर 6 और 4 को जोड़ देंगे तो 2 गुणा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा और 10 दूनी 20 सेंटीमीटर इसका परिमाप यानी कि इसका उत्तर आ जाएगा। सवाल नंबर 2 है, एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, बताओ उसका परिमाप और क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ वर्ग का परिमाप भी ज्ञात करना है और क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा सूत्र होता है। एक भुजा की लंबाई है 5 सेंटीमीटर तो 4 गुणा 5 सेंटीमीटर बराबर 20 सेंटीमीटर, तो परिमाप आ जाएगा। और वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुणा भुजा, तो 5 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर बराबर 25 सेंटीमीटर, 25 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है। सवाल नंबर 3 है, कास्वी ने कार्ड सजाने के लिए 18 सेंटीमीटर टेप लगाया और अभी 6 सेंटीमीटर टेप और चाहिए, तो बताओ कुल कितने सेंटीमीटर टेप लगेगा। तो टेप की कुल लंबाई ज्ञात करने के लिए हम इन दोनों को जोड़ देंगे। 18 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर बराबर 24 सेंटीमीटर टेप लगेगा। ठीक है। सवाल नंबर 4 है, यहाँ से एक चित्र की लंबाई 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, बताओ इसका क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो वही चित्र की लंबाई चौड़ाई दे रखी है यानी कि आयत का क्षेत्रफल जो होता है वही इस चित्र का क्षेत्रफल होगा, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 7 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर बराबर 7 या 21 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल होगा। फिर है अगला सवाल, सवाल नंबर 5। एक वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं और सभी बराबर भुजाएं होती हैं। अगर हर भुजा 6 सेंटीमीटर की है तो उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुणा भुजा। तो यहाँ एक भुजा है 6 सेंटीमीटर की, तो 6 सेंटीमीटर गुणा 6 सेंटीमीटर बराबर 6 × 36 वर्ग सेंटीमीटर उत्तर आ जाएगा। ठीक है। फिर देखिए छठा सवाल, दो आयतों के क्षेत्रफल बराबर हैं, एक का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है, क्या उनका परिमाप भी बराबर होगा। हाँ या ना में उत्तर दीजिए और कारण बताइए। तो इसका उत्तर है नहीं, परिमाप भी बराबर नहीं होगा, क्योंकि क्षेत्रफल घेरी गई सतह होती है और परिमाप लंबाई और चौड़ाई पर निर्भर करता है, और हर जो आयत की लंबाई और चौड़ाई है वो अलग अलग हो सकती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 है, अगर एक कपड़े की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है तो उसके चारों ओर गोटा लगाने के लिए कितने सेंटीमीटर धागा चाहिए। तो यहाँ परिमाप ज्ञात करना पड़ेगा। कपड़े का परिमाप बराबर 2 गुणा 10 प्लस 4, लंबाई और चौड़ाई को हम जोड़ने के लिए लिख देंगे। तो 10 और 4 को जोड़ दिए तो 2 गुणा 14 सेंटीमीटर बराबर 14 दूनी 28 सेंटीमीटर, यानी कपड़े के चारों ओर लगाने के लिए 28 सेंटीमीटर धागा चाहिए। सवाल नंबर 8 है, एक वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल 49 वर्ग मीटर है, बताओ उस बगीचे की एक भुजा कितने मीटर होगी। तो बगीचे का क्षेत्रफल दे रखा है, इसलिए भुजा बराबर हो जाएगी 49, भुजा जो स्क्वायर है यानी भुजा गुणा भुजा बराबर 49 वर्ग मीटर। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, और 49 का हम वर्गमूल निकाल लेंगे यानी 7 गुणा 7। ठीक है। तो भुजा बराबर हो जाएगी 7 मीटर। फिर है प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन सी वस्तु बेलन के आकार की होती है। तो इनमें से थाली, गिलास, प्लेट, कागज में से गिलास ऐसी चीज़ है जो बेलन का आकार उसका होता है। फिर है घनाभ की मुख्य 3 माप कौन कौन सी होती हैं। तो घनाभ जो होता है
बक्से जैसा होता है, आपके रबड़ जैसा होता है, उसकी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। ये तीनों नाप होती हैं। प्रश्न नंबर 11, एक समतल कागज में कितनी इकाइयाँ होती हैं? जब उसे डिब्बा बनाया जाता है तो कौन सी अतिरिक्त इकाई जुड़ जाती है? तो एक समतल कागज जो होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई दी हुई होती है केवल, उसको द्विआयामी आकृति कहते हैं। ठीक है ना, 2 इकाइयाँ होती हैं, लंबाई और चौड़ाई। जब अगर एक कागज को मोड़ करके डब्बा बनाया जाता है तो उसमें ऊंचाई और जुड़ जाती है। सवाल नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति घूर्णन के बाद केवल एक बार में अपनी मूल अवस्था में नहीं आएगी? तो यहाँ पर देखिए, वर्ग एक बार में ही मूल अवस्था में आ जाता है, गोला भी आ जाता है, पंचभुज भी आ जाता है, समबाहु त्रिभुज है जो एक बार में ही अपनी मूल अवस्था में नहीं आएगा। प्रश्न नंबर 13 है, अगर एक वस्तु घूर्णन करने पर 3 बार में अपनी प्रारंभिक स्थिति में लौटती है तो उस आकृति में कितनी भुजाएं होंगी? 3 भुजाएं होंगी। ठीक है। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से 3D आकृति कौन सी है? 3D जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी होती हैं, तो यहाँ पर फुटबॉल सही उत्तर होगा। 15 नंबर का सवाल है, एक वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यदि इसे घुमाया जाए तो कितनी बार में मूल आकृति में लौटेगा? तो 4 बार में। ठीक है। 16 है, अपने स्कूल बैग में से कोई 2 वस्तुएं ढूंढो जो त्रिविमीय हों और उनका नाम लिखो। तो हमने यहाँ लिखा है रबड़ और शॉर्पनर। ठीक है ना, रबड़ और शॉर्पनर। फिर सवाल नंबर 17, चूहे ने 2-2 की छलांग लगाकर दौड़ पूरी की, यदि पगडंडी 30 मीटर लंबी है तो उसने कितनी छलांग लगाई होंगी? तो यहाँ हमने चित्र में भी बना दिया है, लेकिन 30 में अगर 2 का भाग देंगे तो 15 छलांगे उसने लगाई होंगी। 1 से 60 के मध्य 3 और 4 के समान गुणज कौन कौन से हैं? तो 1 से 60 के मध्य समान गुणज हमको लिखने हैं। यहाँ देखिए इसका उत्तर 3 के गुणज हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 और 42, 45, 48, 51, 54, 57 और 60। और 4 के गुणज है 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 48, 40, 44, 48, 52, 56 और 60। अब इनमें से समान गुणज छांट लीजिए। इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है, इसमें भी 24 है, इसमें भी 24 है, इसमें भी 36 है, इसमें 36 है, इसमें भी 48 है, इसमें भी 48 है, इसमें 60 है और इसमें 60 है। तो ये 3 और 4 के समान गुणज हो गए जो 60 से 1 और 60 के बीच में है। 12, 24, 36, 48, 60। ठीक है। फिर है अगला सवाल 19वां सवाल है, उसमें 24 लड्डू दिए हुए हैं, उनको बांटने के तरीके। तो यहाँ हम इसका उत्तर पहले देख लेते हैं। 8 तरीके हैं। 1-1 लड्डू बांटेंगे 24 समूह बनेंगे। 2-2 लड्डू बांटेंगे 12 समूह बनेंगे। 3-3 लड्डू बांटेंगे 8 समूह बनेंगे। 4-4 लड्डू बांटेंगे 6 समूह बनेंगे 6 बच्चों को। ठीक है ना। और 6-6 लड्डू बांटेंगे तो 4 को हिस्से में आएंगे, 4 समूह बनेंगे। 8-8 लड्डू बांटेंगे तो हर समूह में 8-8 लड्डू होंगे तो 3 समूह बनेंगे। और 12-12 लड्डू अगर देंगे तो 2 ही के हिस्से में आएंगे, यानी कि 2 समूह बनेंगे। और 24 लड्डू अगर सब एक ही जने को देंगे तो 1 समूह बनेगा। तो देखिए यहाँ पे हमने ये वाला सवाल हल किया था। 24 लड्डुओं को बराबर बांटने के कितने तरीके हो सकते हैं, हर बार कितने कितने समूह बनेंगे, लिखिए। तो हमने वहाँ लिख दिया है 8 तरीके होते हैं इसके। 20वां सवाल है, 15 का सबसे छोटा ऐसा गुणज कौन सा होगा जो 5 और 3 दोनों का गुणज है? तो यहाँ भी देखिए इस सवाल को। यहाँ 5 के गुणज 5, 10, 15, 20, 25। 3 के गुणज 3, 6, 9, 12, 15, 18। तो 15 का सबसे छोटा गुणज 15 ही होगा। ठीक है ना, इनमें दोनों में सबसे छोटा गुणज 15 ही मिल रहा है, तो सबसे छोटा गुणज 15 ही होगा जो 5 का भी और 3 का भी दोनों का गुणज है। ठीक है। फिर है सवाल नंबर 21, नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी 2 के गुणज है? तो इनमें से 2 के गुणज छांटने हैं, तो 8, 24 और 44। तो यहाँ हमने छांट के लिख दिया है। सवाल नंबर 22 है, एक बच्चा 6-6 की छलांग लगाता है, ये 60 मीटर दूरी पर पहुँचने के लिए कहाँ कहाँ पहुँचेगा? तो 6-6 की छलांग लगाएगा तो कहाँ पहुँचेगा? पहले 6 से 12 पे, 18 पे, फिर 24 पे, 30 पे, 36 पे, 42 पे, 48 पे, 54 पे और 60 पे। इस तरह से वो 60 तक पहुँच जाएगा।
सवाल नंबर 23 है, यदि एक टाइल 4 फुट लंबी और 1 फुट चौड़ी है तो 20 फुट की ज़मीन को पूरी तरह से ढकने के लिए कितनी टाइलें लगेंगी। तो यहाँ हम दोनों का क्षेत्रफल निकाल के और भाग लगा देंगे। यहाँ देखिए, एक टाइल का क्षेत्रफल बराबर है 4 गुना 1 वर्ग फुट यानी कि 4 वर्ग फुट। जमीन का क्षेत्रफल है 20 वर्ग फुट, अतः 20/4 बराबर 5 टाइल लगेंगी। ठीक है ना, तो 5 टाइल वहाँ लगेंगी। उसके बाद सवाल नंबर 24 है, किसी संख्या के सभी गुणनखंड वही संख्याएं होती हैं जिनका उसमें पूरा पूरा भाग जाता है। 18 के गुणनखंड लिखिए। तो 18 के गुणनखंड यहाँ लिखे हैं 1 2 3 6 9 और 18। ठीक है। फिर है सवाल नंबर 25, संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। यहाँ पर देखिए, संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखा है हमने। 12,430 को लिखा है 10,000 प्लस 2,000 प्लस 400 प्लस 30 प्लस 0। फिर 50,891 को लिखा है 50,000 प्लस 0 प्लस 800 प्लस 90 प्लस 1। ठीक है। और 37,004, तो इसको लिखा है हमने 30,000 प्लस 7,000 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 4। ठीक है। सभी का स्थानीय मान लिखना होता है, तो यहाँ हम सभी का स्थानीय मान लिख करके उनके बीच में जोड़ का चिन्ह लगाते हैं। फिर 64,950 का 60,000 4,950 और 0। अब है संख्याओं में अंक 4 के सभी स्थानीय मान बताइए। तो यहाँ 42,613 में जो 4 है वो 10,000 के स्थान पे है, इसलिए इसका 4 का स्थानीय मान 40,000। दूसरे 58,440 में 2 बार 4 आया है, एक बार सैकड़े के स्थान पर, एक बार दहाई के स्थान पर। सैकड़े के स्थान पर 400, दहाई के स्थान पर 40। फिर 94,082 में 1000 के स्थान पर 4 है, तो 4 का स्थानीय मान 4000 हो जाएगा। 13,454 में 2 बार 4 आया है, तो यहाँ 4 का स्थानीय मान सैकड़े के स्थान पर 400 और इकाई के स्थान पर 4 होगा। 74,129 में 1000 के स्थान पर 4 है, तो 4000 इसका स्थानीय मान हो जाएगा। फिर 40,967 में 10,000 के स्थान पर 4 आया है, तो 40,000 इसका स्थानीय मान हो जाएगा। ठीक है। फिर है सवाल नंबर 27, संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही यानी कि बढ़ते क्रम में सबसे छोटी संख्या इनमें से छांट के पहले लिखनी है। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या है 51,326, उसके बाद 52,316, 53,261 और 56,321। दूसरे में 70,214 छोटी है, उससे बड़ी 71,402, उससे बड़ी 72,410, उससे बड़ी 74,120। फिर तीसरे सवाल में सबसे छोटी है 80,593, फिर है 83,059, फिर 85,930, फिर 85,503। फिर चौथे में आ जाएगी 90,124, उससे बड़ी 90,241, 90,412 और 91,042। फिर देखिए, संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही यानी आरोही का उल्टा, यानी सबसे बड़ी पहले और उससे छोटी, फिर उससे छोटी, लास्ट में सबसे छोटी। तो यहाँ इनमें से सबसे बड़ी संख्या है 54,321, उससे छोटी 52,413, उससे छोटी 45,231 और उससे छोटी 43,512। दूसरे में 82,031, फिर 81,023, फिर 80,312, फिर 80,213। फिर थर्ड में 96,540, उसके बाद 96,405, 95,640 और 94,650। फिर लास्ट में 7,632, 7,623, 7,362 और 7,236। ठीक है। सवाल नंबर 29 है, नीचे दी गई संख्याओं के बीच छोटा बड़ा बराबर का चिन्ह लगाना है। तो यहाँ देखिए, 45,210 और 45,310 में से 310 बड़ी है, तो इधर हमने खुला मुंह यानी कि बड़ा का चिन्ह लगाया है। फिर 99,990, 99,900, 990 इसमें यहाँ है 99,990 और यहाँ है 99,900,
तो यहाँ 99,990 बड़ी है, इसलिए यहाँ पर इधर चिन्ह ऐसा लगाएंगे। ठीक है, बराबर का चिन्ह नहीं लगाना है आपको। फिर तीसरा सवाल है 88,888, 88,888 दोनों बराबर है तो बराबर का चिन्ह लगा देंगे। फिर देखिए इसके बाद में 87,654 और 87,645, तो 87,654 बड़ा है तो यहाँ बड़ा का चिन्ह लगा देंगे। 73,020, 72,030, यहाँ 73,020 बड़ा है। फिर 32,145, 32,154 में से 32,154 बड़ा है। 14,523, 15,423, तो यहाँ 15,423 बड़ा है। 90,001 और 90,010, तो 90,010 बड़ा है। 21,000 और 20,100, इनमें से 21,000 बड़ा है। ठीक है, तो हमने ये बड़े छोटे के चिन्ह लगा दिए हैं। यहाँ पर आपको बराबर का चिन्ह नहीं लगाना है, इधर लगाना है। ठीक है, अब है खाली बॉक्स भरिए। यहाँ पर देखिए 490 दे रखा है, यहाँ भाग का चिन्ह दे रखा है, यानी कि किसका भाग दिया जाए कि 70 आ जाए। तो यहाँ हमने 7 का भाग दे के देखा है, 7 7 49 और 0 में 0 बार भाग जाएगा तो 70 आ जाएगा। ठीक है, 70 में फिर 230 को जोड़ा तो यहाँ 300 आ जाएंगे। फिर यहाँ 15 लिखा हुआ है, गुणा का चिन्ह दिया हुआ है। 300 कैसे आएगा, 15 का गुणा 20 से करेंगे तो 300 आ जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर 20 लिख दिया है। तो इस तरह से खाली बॉक्स पूरा भर जाएगा। और इसी के साथ में आपका यह हमने सीखा और समझा भाग 4 कंप्लीट हो जाता है, और इसी के साथ में आपकी बुक भी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में बच्चे आपके 20 तक के 2 से 20 तक के पहाड़े दिए हुए हैं टेबल्स बना करके, उनको हम पढ़ाने वाले हैं। तो उनको देखने के लिए पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पहाड़ों को अच्छी तरह से पढ़ कर के याद कर लीजिएगा, ताकि आपको पहाड़े याद करने के बाद में हर सवाल को हल करने में सहायता मिलती है, अच्छा रहता है। पहाड़े सभी को याद होने चाहिए। संख्या ज्ञान और पहाड़े ज्ञान, जोड़ बाकी, गुणा भाग, ये बेसिक क्रियाएं हैं, ये सभी को आनी चाहिए। तो बच्चों, आगे की वीडियो देखने के लिए और अन्य सब्जेक्ट के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिए। धन्यवाद।